हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमेशा की तरह आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हडल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली इंटरव्यू ओवर हो चुका है और दोस्तों के साथ एक शॉर्ट ट्रिप भी हो चुकी है, जिस कारण जो है मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो थोड़ी लेट बना रहा हूँ। डेट मीन्स 2 दिन बाद बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे आप माफ़ करिएगा। लेकिन मैं आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैंने टॉपिक लिख भी दिए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, क्या प्रोसेस रही है वहाँ पे हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल्स में, जो हमारा सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है उसके चयन प्रक्रिया क्या है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आप जब इंटरव्यू के लिए अटैम्प्ट करते हैं, मीन्स जब आप वहाँ पहुँचते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपके साथ क्या प्रोसेस होती है। कुछ नया होता है, जी हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ नया होता है। और वो ऐसा होता है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट में कहीं मेंशन नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वहाँ पे आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, यही कारण है इंटरव्यू का मतलब ही यही है कि आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि इंटरव्यू क्या है, आप एक सोची समझी चीज़ों को लेके नहीं चल सकते हैं। वहाँ पे आपके सामने 8 से 10 लोग वहाँ बैठे होते हैं और सबके माइंड के अकॉर्डिंग अपने वेरिएशंस को क्या करना होता है, सेट करना होता है। ठीक है, चलिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ प्रोसेस को 1 बाय 1 करके कि मेरे साथ क्या प्रोसेस हुई। ठीक है, और उसके बाद में क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग बना दिया है पीजीटी केमिस्ट्री इंटरव्यू। ठीक है, मेरा केमिस्ट्री से रिलेटेड इंटरव्यू था, जिसमें मेरा सबसे पहला क्या था प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको पता होगा जो मैं लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था 7 जून को क्या था मेरा इंटरव्यू था, जिस दिन मेरा क्या हुआ, सिर्फ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ। क्या हुआ, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ, क्योंकि कैंडिडेट क्या थे, बहुत सारे थे, सभी लोगों का एक दिन में इंटरव्यू हो पाना क्या हुआ, पॉसिबल नहीं था। इस वजह से उस दिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स का क्या हो पाया, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो पाया। अर्थात इसके अंदर क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे उसको बुलाया गया था लेके साथ में, और उनको क्या किया गया था, ऑनलाइन चेक भी किया गया था। और आम से क्या पूछा जाएगा, रोल नंबर भी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, रोल नंबर भी पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरा हाई स्कूल मार्कशीट में से मेरा रोल नंबर मुझसे पूछा गया था, ताकि मुझे याद वो रोल नंबर है या नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस। इसमें मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में। उन्होंने क्या किया था, सारे डॉक्यूमेंट आपके हाई स्कूल से लेकर हाई स्कूल 10th 12th बीएससी एमएससी और आपका बीएड, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो उसको भी उन्होंने क्या किया था, काउंट किया था। साथ में आपका सीटेट भी उन्होंने मांगा था। मींस आपके ये सारे डॉक्यूमेंट थे, कौन से थे मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। एक था आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का, फिर आपका ग्रेजुएशन का, फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें आपने क्या किया, आपने पीजी किया है। मैंने केमिस्ट्री से किया है तो ये केमिस्ट्री से रिगार्डिंग इंटरव्यू है। उसके बाद आपका बीएड था और उसके बाद आपका सीटेट क्वालिफाई मांगा था। क्लियर है ना। ठीक है, तो ये थे आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर होने वाली प्रोसेस। फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये कैसा है, ये एक अनएक्सपेक्टेड टेस्ट था। ये कैसा था, आपका अनएक्सपेक्टेड टेस्ट था, क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है, हम जो मास्टर्स डिग्री करते तो हमें लगता है सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमारा इंटरव्यू फाइनल ओवर हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके AWES मीन्स आर्मी वेलफेयर सोसाइटी के जो स्कूल्स होते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। कौन सा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं सीबीटी इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं इनको, सीबीटी टेस्ट बोलते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल भी क्या था, मैंने सोच के नहीं किया था, समझ के नहीं किया था, लेकिन मेरे पास क्या है, लैपटॉप है। आज के समय सभी के पास लैपटॉप है, सबकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। उस कीबोर्ड पे क्या है, आपके फिंगर सेट होंगे, आप डे बाय डे क्या करते हो, कुछ ना कुछ वर्क करते होंगे उस पर। ठीक है, तो ये जो आपका सीबीटी टेस्ट था, ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड था। किसी पार्ट में, 3 पार्ट्स में डिवाइड था। सुन लीजिए, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था वो आपका 3 पेज मीन्स था तो मेरा, लेकिन अगर आप फ्यूचर में क्या करते हैं, आप एपीएस क्यों क्या करते हैं, इंटरव्यू को टारगेट करते हैं, तो वहाँ की प्रोसेस ये होने वाली है। आपको किसी भी फॉर्म में या वहाँ के साइट में ये अपलोडेड नहीं होगा या वहाँ पे राइट डाउन नहीं होगा कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। ये एक सडनली टेस्ट होता है जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अपीयर होते हैं। समझ में आ रहा है, ये एक कैसा टेस्ट होता है, ये एक सडनली टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखा जाता है। A, B और C। आपका जो सीबीटी टेस्ट था वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड था, जिसमें ये 10 मार्क्स का था, ये भी 10 मार्क्स का था और ये भी 10 मार्क्स का था।
क्लियर है, ये भी 10 मार्क्स था। मीन्स आपका 30 मिनट्स का टेस्ट था और 30 मार्क्स का टेस्ट था। कौन सा? आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये टेस्ट आपका इंटरव्यू होने से पहले होगा। कैसे था? क्योंकि मेरा ये टेस्ट क्या हुआ, इंटरव्यू बाद में हुआ, लेकिन इंटरव्यू से पहले मेरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुका था। इसमें जो आपका पार्ट ए मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो आपका पार्ट है ए है, ये मैक्सिमम 10 मिनट के लिए था और 10 मार्क्स थे। इसमें आपको क्या बनाना था? इसमें आपको पावर पॉइंट में कुछ राइट डाउन करना था। आपने क्या बनाना था? पावर पॉइंट पे क्या करना था? आपको अपनी प्रेजेंटेशन बनानी थी। और टॉपिक क्या? वो टॉपिक आपको वहाँ पे बैठे हुए एग्जामिनर भी दे सकते हैं या आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है वहाँ पे बैठे हुए टीचर्स पर। ये किस पर डिपेंड करता है? वहाँ पे बैठे हुए टीचर्स पर। अगर उन्होंने कहा कि इस टॉपिक पे आप 5 पेज की स्लाइड बना के लेके आइए, तो आपको वो टॉपिक याद होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रेजेंटेशन आप तैयार करेंगे विदिन 10 मिनट्स फॉर 10 मार्क्स। क्लियर है ना? आप 10 मिनट में 10 मार्क्स के लिए अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करके शो करेंगे। क्लियर है? क्लियर हो गया पहला पॉइंट। आप सीबीटी में आप पार्ट ए में आप पावर पॉइंट बनाएंगे। फिर पार्ट बी में क्या करेंगे आप? पार्ट बी आता है आपका एमएस एक्सेल। क्या आता है आपका? एमएस एक्सेल। अच्छा कहेंगे ये एक्सेल का हमारा क्या रिलेटेड भाई, है ना? क्योंकि हम तो केमिस्ट्री वाले हैं, फिजिक्स वाले हैं, मैथ वाले हैं, ठीक। अदर कोई और सब्जेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे एक्सेल का क्या यूज़ है? एक्चुअली मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ एक्सेल का यूज़ क्या है। मैं भी पहले सोचता था कि एक्सेल का क्या यूज़ है भाई हमारे पढ़ाई में, क्योंकि हमारा कोई कंप्यूटर से रिलेटेड तो टॉपिक है नहीं। एक्सेल में एग्जैक्टली क्या करते हैं, जब आप टीचर वहाँ पे अगर सिलेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, अगर आप वहाँ पे एज अ पीजीटी टीचर अपॉइंटेड होते हैं, तो आपको लास्ट मीन्स एनुअली क्या करना पड़ता है? जब रिजल्ट जनरेट होगा ना, तो उसको एमएस एक्सेल के थ्रू क्रिएट करना होगा। वहाँ पे आपका जो क्या होता है, सम होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको एमएस एक्सेल के अकॉर्डिंग करना होगा। क्लियर? तो आपको एमएस एक्सेल की क्या होनी चाहिए? फुल नॉलेज नहीं भी हो चलेगा, लेकिन आपको अपने वर्क की नॉलेज होना चाहिए कि मीन्स आपके किस बच्चे कितने मार्क्स आए हैं, हर सब्जेक्ट का टोटल कितना होगा, उसका जो है मीन कैसे निकलेगा। इस तरह के आपको सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए आपके एमएस एक्सेल में। क्लियर है? मीन्स आपका अगर 5 सब्जेक्ट है किसी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर्स आए हैं, तो उसकी मार्कशीट तैयार करने के लिए हम लोग एमएस एक्सेल का यूज़ करेंगे। क्लियर है ना? तो आपको 10 मिनट में 10 मार्क्स के लिए ये भी आपको क्या करनी थी? रेडी करनी थी। इसके बाद क्या हुआ हमारे साथ? इसके बाद हमें क्या दिया गया? एमएस वर्ड दिया गया। क्या दिया गया हमें? एमएस वर्ड दिया गया। ये भी क्या था? आपका 10 मिनट्स के लिए 10 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर भी क्या करना था? आपको वर्ड में प्रोजेक्ट बनाना था। क्लियर हो गया? अब ये प्रोजेक्ट कौन देगा? ये प्रोजेक्ट वहाँ पे खुद वो लोग क्या करेंगे? डिजिटल बोर्ड पे शो करेंगे। बस वहाँ पे आपको क्या करनी थी? अपनी टाइपिंग मेंटेन करनी, टाइपिंग स्पीड मेंटेन करके दिखानी थी वहाँ पे। ठीक है? यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा टॉपिक नहीं था कि आपको उस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो टॉपिक आपको पावर पॉइंट में बनाना था जो आपके सब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा? सब्जेक्टिव होगा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जो आपका पावर पॉइंट होगा वो आपका कैसा होगा? वो आपका सब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा? सब्जेक्टिव होगा। लेकिन आपका एमएस वर्ड कैसा होगा? कैसा होगा? ये आपका कोई भी जनरल हो सकता है। क्या हो सकता है? वो कोई भी आपका जनरल हो सकता है। इसमें मोस्टली क्या पूछा जाएगा आपसे? टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी आपकी। क्या देखी जाएगी? टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। देख रहे हैं आप पीजीटी केमिस्ट्री इंटरव्यू को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले किन पड़ाव से गुजरना पड़ रहा है? आपको पावर पॉइंट आना चाहिए, आपको एमएस एक्सेल आना चाहिए, आपको एमएस वर्ड भी आना अच्छे से चाहिए, क्योंकि अब ये डिजिटल का ज़माना है। समझ रहे ना आप? कब क्लासेस ऑनलाइन हो जाए, बहुत सारे रीजंस होते हैं। हो सकता है ड्यू टू कोविड भी हो सकती हैं, या और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसके वजह से हमें क्या करना? टीचर्स को भी अपडेट होना पड़ेगा कि किसी भी सिचुएशंस में आप क्लासेस लेने के लिए क्या हो? एलिजिबल हो। यही कारण कि आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको कैसे पीपीटी बना के क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है, आपको कैसे रिजल्ट जनरेट करना है। ठीक है? आपको एमएस वर्ड, आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो आप कम समय में अच्छा मैटर क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे, मीन्स कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक हमारी बात क्या हो गई? हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर ली, हमने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात कर ली। क्लियर है? जब आधे घंटे के बाद ये सब काम हो गया, पहले 15 से 20 मिनट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ जिसमें आपका 30 मार्क्स का था, 30 नंबर के लिए। क्लियर है? इसके बाद क्या हुआ? फिर आपको इंटरव्यू पैनल में भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? इंटरव्यू पैनल में भेजा जाएगा। वहाँ पे मैक्सिमम 8 से 10 टीचर्स बैठे हुए थे, या मैं यूँ कहूँगा प्रोफेसर्स बैठे हुए थे। क्लियर है ना? यहाँ पे आपके इंटरव्यू में 8 से 10 लोग क्या हुए थे? वहाँ पे बैठे हुए थे आपको जज करने के लिए। क्या करने के लिए? जज करने के लिए। ठीक है?
चलिए अब मैं बताता हूँ कि सब स्टार्टिंग कैसी हुई, वहाँ पे स्टार्टिंग इंटरव्यू की कैसे हुई। सबसे पहला क्या हुआ, जैसे मैंने क्या किया, रूम में एंटर किया और सबों को ग्रीट किया, मीन्स विश किया अच्छे से, ठीक है। विश करने के बाद वहाँ पे एक सीनियर पर्सन बैठे हुए थे, काफ़ी सीनियर पर्सन मुझे लग रहे थे। उन्होंने कहा आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें ताकि हमें आपकी CV अच्छे से ना पढ़ने पड़े, क्योंकि कितने पर्सन थे वहाँ पे, 8 पर्सन बैठे हुए थे। अब हर एक पर्सन तो मेरी CV पढ़ेगा नहीं, तो मुझे अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना था कि मेरे 1 से 2 मिनट के इंट्रोडक्शन में सभी लोगों को समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली मेरा परिचय है क्या, ठीक है। तो आप एक बहुत शॉर्ट में एक अच्छा परिचय अपना तैयार करके जाएंगे, जिसको मैंने भी तैयार करके गया था। काफ़ी मैंने हेल्प ली, गूगल्स की हेल्प ली, अपने सीनियर्स से हेल्प लेके मैंने अपना पूरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तैयार किया, ठीक है। अच्छा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है उसमें आपकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं होगी, आप इन्वॉल्व होंगे, आपका प्लेस इन्वॉल्व होगा, आपकी एजुकेशन इन्वॉल्व होगी और आपका एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होगा और आपकी हॉबी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। ये होता है आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, जो सिर्फ आपको टारगेट करता है, मीन्स आपके बारे में होता है, आपकी फैमिली के बारे में या अदर किसी के बारे में नहीं होता है। क्लियर हो गया, ये था आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फिर से सुन लीजिए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपकी हॉबी क्या है, यही है आपके 4 पॉइंट्स में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। क्लियर हो गया। फिर क्या होता है, फिर एक जस्ट दूसरे पर्सन बैठे हुए थे, सीनियर पर्सन, उन्होंने जस्ट फिर से क्वेश्चन शुरू कर दिया पुटअप, ठीक है। अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पुटअप नहीं किया उन्होंने, जनरल क्वेश्चन पुटअप किया, जनरल क्वेश्चन पुटअप किया, ठीक है। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आपने टीचिंग फील्ड क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, समझ आ रहा है। हालांकि उन्होंने तो इंग्लिश में पूछा, वाई यू वांट टू चूज टीचिंग लाइन, ठीक है, आप टीचिंग लाइन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इसका मैंने बहुत सिंपल सा जवाब दिया, बहुत सिंपल सा जवाब दिया। क्या जवाब दिया आप भी सुन लीजिए, हो सकता है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, मेरे लिए आई थिंक मुझे लग रहा है काफ़ी हेल्पफुल रहा है। मैंने कहा सर इसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, लेकिन जो सॉलिड रीज़न है वो ये है, क्योंकि मैंने अपनी स्कूलिंग करी है, पढ़ाई करी है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अगर एक अच्छा टीचर होता है तो हम जीवन में कुछ भी बन सकते हैं। समझ रहे हैं, मैंने ये नहीं बताया कि अच्छा पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना नहीं, क्योंकि मुझे कम समय में अच्छा जवाब देना था। मुझे क्या, जो भी वहाँ पे कैंडिडेट बैठा हुआ है इंटरव्यू को अटेम्प्ट कर रहा है, तो कोशिश ये थी कि उनका समय ख़राब नहीं होना चाहिए। आपके पास तो मैं मानता हूँ बहुत समय होगा, क्योंकि एज अ इंटरव्यूअर मेरे पास बहुत समय था। मैं फुल डे के लिए क्या गया था, प्लानिंग करके गया था कि आज मेरा इंटरव्यू है, लेकिन वो सिर्फ मैं सोच के गया था अकेला पर्सन के लिए, लेकिन उनको तो वहाँ पर 100 लोगों का इंटरव्यू लेना है। समझ नहीं आ रहा है, आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनको 100 लोगों का इंटरव्यू लेना है, आपको सिर्फ अपना अकेला इंटरव्यू देना है। तो मीन्स आपको उनका बिल्कुल भी समय ख़राब नहीं करना है, उनका बिल्कुल भी टाइम ख़राब नहीं करना है, आपको ऐसा आंसर देना है। तो मैंने यही कोई अपना आंसर दिया कि हमने बहुत सारे क्या कि हमने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी है और हमने अपनी पढ़ाई बहुत जगह इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करी है, ठीक है। तो मैंने अब तक ये समझा कि सर अगर एक टीचर चाहे तो सामने वाले कैंडिडेट को कुछ भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। मीन्स टीचर तो चाहे किधर भी उसको कैंडिडेट को, स्टूडेंट को रोटेट कर सकता है। तो यही कारण है कि सर मैंने टीचिंग फील्ड ज्वाइन करी, ताकि स्टूडेंट्स को एक अच्छे से क्या दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक अच्छे से आयाम दिया जाए उनकी लाइफ में। डेट्स वाई आई हैव ज्वाइन द टीचिंग फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो गया सिंगल लाइन में, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे ये सब्जेक्टिव नॉलेज में ऐसा नहीं पूछते कि आपको क्या कितना आता है क्या नहीं, वो सब समझ चुके हैं आपको, ठीक है, वो सब पीछे बातें हो चुकी है। वहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देख रहे हैं उसमें, ठीक है, आपका स्किल देख रहे हैं, और ठीक है, आप किस प्रकार बैठे हुए, किस प्रकार वहाँ से क्या कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आई कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपना उनका कम्युनिकेशन पावर कैसी है आपकी, वो चीज़ आपकी जज की जाएगी वहाँ पे। क्लियर है। तो ये था आपका इंटरव्यू में जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, क्या था मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आपको समझा गया आपने टीचिंग फील्ड क्यों ज्वाइन किया। इसीलिए ज्वाइन किया कि टीचर क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है एक स्टूडेंट के साथ, चाहे तो उसको एक अच्छा आयाम दे सकता है, चाहे तो उसको एक गलत आयाम दे सकता है। लेकिन एक अच्छे टीचर की पहचान क्या होती है, वो हमेशा अपने स्टूडेंट का क्या चाहता है, तरक्की चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। यही मोटिव होता है हमारा, और यही मोटिव किसका होता है, स्कूल का होता है, राइट। हर स्कूल चाहता है कि हमारे यहाँ से कि जब स्टूडेंट पास आउट होकर निकले एक अच्छी जगह पहुँचे। तो मेरा मेन टारगेट ये था बताने का इस क्वेश्चन के आंसर को। चलिए फिर जस्ट जंप करते हैं जो हमारे केमिस्ट्री एक्सपर्ट। अब आते हैं हमारे सब्जेक्टिव नॉलेज पे। किस पे आते हैं, सब्जेक्टिव नॉलेज पे। सब्जेक्टिव नॉलेज पे उन्होंने हमसे सबसे पहला क्वेश्चन पुटअप कर दिया हाइड्रोकार्बन से। किससे पुटअप कर दिया, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन तो 11-12 का बहुत पॉपुलर चैप्टर है, पता है ना आपको, बहुत सारे वेरिएशंस है वहाँ पे। हाइड्रोकार्बन से आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। आपकी किसी एक की क्या पूछ ली थी, प्रिपरेशन पूछ लिया था एल्केन का, और एल्काइन की हमसे क्या पूछी थी, प्रॉपर्टीज़ पूछी थी, केमिकल
प्रॉपर्टीज मीन्स आपको एल्कीन और एल्काइन का क्या होना चाहिए, आपको प्रिपरेशन मेथड और आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन आया वो था भाई आप सुबह सुबह जो है कौन सा जो है टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो फिर मैंने उनको बताया कि सर मैं कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ। बोले अच्छा वेरी गुड, अच्छा ये बताइए जो कोलगेट टूथपेस्ट होता है उसके कंपोजिशन बता दीजिए, हमको कंपोजिशन बता दीजिए, मीन्स उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। बस मेरा क्या हुआ यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ हो गया, वहाँ पे क्या हो गया, लूज़ हो गया, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले बताया था जैसी भी कंडीशन होगी मैं आपके साथ क्या करूँगा, श्योर तरीके से शेयर करूँगा। ठीक है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, मैं किसी प्रकार का आपको भ्रम में या गलत बातें नहीं बताऊंगा। क्लियर हो गया। मीन जैसे ही उन्होंने मुझसे कंपोजिशन पूछा, मुझे एग्जैक्टली पूरा कंपोजिशन नहीं पता था, आपको एग्जैक्टली बताऊं। ठीक है, मैं डेली पेस्ट तो करता हूं मगर उस पेस्ट का डेली मैंने कभी भी क्या कंपोजिशन को नहीं पढ़ा, जबकि बहुत छोटी सी चीज़ है, हम लोग डेली यूज़ करते हैं, वो चीज़ हमने नहीं पढ़ी। तो ये एक मेरा नेगेटिव पॉइंट रहा अब तक कहाँ पे, इंटरव्यू में। ठीक है, सर ने कहा इट्स ओके नो प्रॉब्लम, यहाँ पे बात हो गई ख़त्म। फिर आते हैं हमारे केमिस्ट्री एक्सपर्ट पे, फिर उन्होंने हमसे पूछ लिए सवाल। ठीक है, फिर उन्होंने हमसे क्या पूछ लिया, उन्होंने हमसे रीमर-टीमन रिएक्शन पूछ ली, बहुत पॉपुलर रिएक्शन आपको पता है ना, रीमर-टीमन रिएक्शन पूछ ली। फिर एक एल्डोल कंडेंसेशन पूछ लिया, क्या पूछ लिया, एल्डोल कंडेंसेशन पूछ लिया। ठीक है, फिर आते हैं हमारे एक जो फीमेल पर्सन बैठी हुई थी। ठीक है, ये थे हमारे क्या केमिस्ट्री से रिलेटेड इतने क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक हमारे कंपोजिशन से पूछा गया, जो हमारा कोलगेट का कंपोजिशन होता है। मीन्स आपको अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जो आपकी केमिस्ट्री लग रही है वहाँ पे आपको उसका कंपोजिशन पता होना चाहिए, जो कि मुझे वहाँ पर नहीं पता था कंप्लीटली। तो मैंने उसको सॉरी बोल के क्या कर दिया था, आगे बढ़ गया था। ठीक है, अच्छा एक बात और, आप बिल्कुल भी इनको क्या कर सकते हैं, भ्रम में नहीं डाल सकते। भ्रम का मतलब क्या है, उनको आप डाइवर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं, ऑलरेडी क्या है, एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, डॉक्टर्स की डिग्री लेके बैठे हुए, डेट मीन PhD होल्डर है वो। ठीक है, आप किसी प्रकार से उनको डाइवर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको आता है एग्जैक्टली जवाब दीजिए, कम शब्दों में बिल्कुल क्लियरेंस दे दीजिए। अगर नहीं आता है बहुत कम शब्दों में सॉरी बोलिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, बीच में मत हिलगाने की कोशिश कीजिए, वरना वो आपको हिलगा देंगे और इंटरव्यू से बाहर कर देंगे। क्लियर हो गया। चलिए ये था। फिर आता है एक फीमेल फैकल्टी थी वहाँ बैठी, उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, समझिए, उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर पैनल, हमें आपका जो है टीचिंग, आपका कम्युनिकेशन अच्छा लग रहा है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इन केस अगर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता तो आप क्या करेंगे, मीन जितनी एनर्जी से आप यहाँ पे हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जितनी एनर्जी से हमारे साथ सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस का आंसर बता रहे हैं, क्या आप ठीक वैसे ही स्टूडेंट्स के साथ बिहेवियर करेंगे? अगर इनकेस ऐसा करने के बावजूद भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? भाई बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली तुरंत नहीं बता सकते इसको। मैंने भी इसको कम से कम नहीं तो 10 से 20 सेकंड लिए सोचने के लिए। एग्जैक्टली मैंने उनसे कहा कि सर मैं 10 से 20 सेकंड ले सकता हूँ बात सोचने के लिए। तब मैंने इसे सोच समझ के जो है इस आंसर का जवाब दिया। क्या जवाब दिया वो आप भी सुन लीजिए, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे तो टीचर्स बैठे हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की मेंटलिटी अलग होती है, टीचर्स की मेंटलिटी अलग होती है। क्लियर है ना? हो सकता था स्टूडेंट्स को समझ में ना आए, टीचर को समझ में आ जाए मेरी बातें। बहुत किसी भी कैंडिडेट की टीचर्स को बातें समझ में आ सकती है बहुत ईजिली, लेकिन एक स्टूडेंट लेवल के माइंड से क्या उसको समझ में आ रही है, तो वहाँ पर ये चीज़ वहाँ पर उन्होंने की जज करने वाली बात थी। तो मैंने बहुत प्यारा सा जवाब दिया, बहुत शॉर्ट जवाब दिया। क्या जवाब दीजिए वो सुनिए। मैम अगर मैं आपको कुछ एक्सप्लेन या समझा पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन यदि अगर मैं स्टूडेंट्स को नहीं समझा पा रहा हूँ, यार इसका मतलब कोई ना कोई मेरे अंदर ड्रॉबैक है, मेरे अंदर क्या है, ड्रॉबैक है। और ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि उस ड्रॉबैक को आप अभी पकड़ लीजिए, ठीक है ना। हो सकता है वो ड्रॉबैक मुझे ना पता हो, क्योंकि एज अ इंटरव्यूअर मैं क्या हूँ भाई, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। हो सकता है मुझे मेरी अब तक कुछ कमियाँ नहीं पता है ना। हर व्यक्ति की क्या होती है, कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ क्या होती है, वीकनेस होती है, ठीक। हो सकता है कुछ वीकनेस ऐसी हैं जो मुझे अब तक नहीं पता है। तो मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप मेरी जो क्या है ड्रॉबैक है उसे आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है काउंट कर लीजिए, ठीक है। उसके बेस पे क्या कीजिए, मुझे सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज सिलेक्ट मत कीजिए। और मुझे सजेशन दीजिए कि अगर आप भविष्य में फिर से टारगेट करते हैं तो इस ड्रॉबैक को दूर करके आइए। सेकंड पॉइंट, मेरे पास क्या है, बहुत सारे तरीके हैं। तरीके का मतलब क्या है, मैंने इससे नहीं कहा कि तरीके हैं, ठीक है। एक टीचर के पास क्या होता है, हर स्टूडेंट्स को टारगेट करने के बहुत सारे क्या होते हैं, क्या बोलूँ मैं इसको, बहुत सारे तरीके ही बोल सकते हैं। मीन्स क्या, इसको तरीके को और कुछ अच्छा बोल सकते हैं इसको,
बहुत कुछ अच्छा बोल सकते हैं कि इसको थोड़ा सा माइंड लगाइए इसमें। मैं भी इस वर्ड को थोड़ा सा और सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ और वर्ड बोला था, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। मैंने वहाँ तरीका वर्ड नहीं बोला था, क्योंकि इंटरव्यू में हम लोग ऐसे वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते कि तरीका है वैसे तरीका, ऐसा नहीं। वहाँ पे कुछ मैंने वर्ड और यूज़ किया था। आई हैव मोर वेज टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ऐसे कुछ मैंने कोई वर्ड यूज़ किया था। एग्जैक्टली मुझे अभी काउंट नहीं हो रहा है मेरे माइंड में, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे पाथ हैं, मेरे पास बहुत सारे पाथ है किसी स्टूडेंट को, कि हर एक स्टूडेंट की क्या होती है, मेंटलिटी अलग अलग होती है। और टीचर की मेंटलिटी क्या होती है, हम टीचर के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट को समझ सकते हैं। हमको क्या करना पड़ता है, स्टूडेंट की मेंटलिटी के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करता हूँ। यही तो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, भाई आप टीचर हैं किसी भी लेवल के हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन यदि जो आप जिस स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, क्या आप उसके स्टूडेंट के लेवल पर जाकर आप उसको समझा रहे हैं, तो यू आर अ गुड टीचर, यू आर अ गुड टीचर। अगर आप उसके लेवल पर जाकर आप उसको नहीं समझा पा रहे हैं, तो यू आर नॉट अ गुड टीचर। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो मीन्स यहाँ पे आपको उनका क्वेश्चन ये था, क्या आप अपने आप को उन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये चीज़ मैं थोड़ा देर में समझ पाया, जब उन्होंने 2-4 बात इस कन्वर्सेशन हो गया 2-4 लाइनों के बाद, तो इस जो पॉइंट निकल के आया, क्या पॉइंट निकल के आया, क्या आप स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेंगे, यस और नो, यस और नो। तो ये 2 से 4 पॉइंट जब कन्वर्सेशन हो गया लाइनों में, उसके बाद ये पॉइंट निकल के आया, जब तक मैं अब तक नहीं समझ पाया था। मैंने कहा ऑफकोर्स मैम, यस मैं अपने आप को एडजस्ट करूंगा अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, बिकॉज एक क्लास में मैक्सिमम 40 से 50 स्टूडेंट्स होते हैं, और हर एक स्टूडेंट की मेंटलिटी अलग होती है, ठीक है। तो हम टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, हर एक स्टूडेंट की मेंटलिटी के अकॉर्डिंग उसको समझा जाए, फिर उसके अकॉर्डिंग उस टॉपिक को जितना सरल हो सके उसको समझाया जाए, ताकि एक अच्छे से ब्रिलियंट स्टूडेंट भी उस टॉपिक को समझ सके, और जो स्टूडेंट ब्रिलियंट नहीं है उसको पकड़ के उसको पढ़कर भी क्या हो सके, वो ब्रिलियंट बन सके। क्लियर है ना। तो बस ये था हमारा इंटरव्यू का इतना सा पॉइंट, ये था हमारा इंटरव्यू का इतना सा पॉइंट। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा, ठीक है। और कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड रही, जैसे हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रहा, क्योंकि मेरा MS वर्ड पे मैंने काफ़ी वर्क किया है, पावर पॉइंट पे भी मैंने काफ़ी वर्क किया है, ठीक है। हमारे MSc में प्रेजेंटेशन बनती थी, वहाँ पे हमने काफ़ी यूज़ किया है। MS वर्ड का यूज़ मैंने कई फाइल्स को बनाने के लिए, बट मैंने एक्सेल का यूज़ ज़्यादा नहीं किया अब तक अपनी लाइफ में। एग्जैक्टली आपको सही बताऊँ, ठीक है, MS एक्सेल का यूज़ सही से ज़्यादा नहीं किया। मैंने उनको क्लियरली बता दिया, सर मैंने MS एक्सेल का ऐसा जैसा यूज़ नहीं किया है, बट मैंने पावर पॉइंट और MS वर्ड काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। तो मेरे ये 2 क्या थे, पॉजिटिव पॉइंट थे, और ये मेरा एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे MS एक्सेल रहा। बाकी आपका इंटरव्यू में बाकी सारे पॉजिटिव पॉइंट रहे, और आपका कॉलगेट का कंपोजिशन वाला पॉइंट क्या रहा, नेगेटिव पॉइंट रहा, क्योंकि मैं उसके कंपोजिशन को नहीं बता पाया। फिर लास्ट में क्या आता है भाई, ये सब इंटरव्यू होने के बाद क्या करेंगे, आपको वहाँ पे एक वाइट बोर्ड लगा रहता है, ठीक है, बाकायदा जैसे हमारे यहाँ पे वाइट बोर्ड लगा हो, वहाँ पे भी एक वाइट बोर्ड और मार्कर डस्टर लगा रहेगा, ठीक है। पैनल वहीं बैठा रहेगा, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके मन में कुछ ऐसा है, या आपको फ्रीडम दे सकते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई टॉपिक चूज़ करिए और हमको पढ़ा के बताइए, या दिखाइए कि आप हमको कुछ चीज़ समझा पा रहे हैं, नहीं समझा, उसको बोलते हैं डेमो। क्या बोलते हैं, डेमो। मैक्सिमम 5 मिनट का डेमो चलता है, मैक्सिमम 5 मिनट का डेमो चलता है। तो ये डेमो भी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किया, और बाकी के क्वेश्चन जो है हमने अपनी तरफ से, मतलब जो हमने क्या, क्योंकि उन्होंने फ्रीडम दे दी थी कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई टॉपिक चूज़ कर सकते हैं और उसको अच्छे से टीच कर सकते हैं, मैंने जो टॉपिक लिया था वो सोल्यूशन वाला लिया था, ठीक है, लिया था। और उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन किया था सॉल्युबिलिटी वाला। किसका, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। मीन्स लिक्विड में जो किसी सॉलिड को घोला जाता है, उसको उसकी क्या कंडीशंस हैं, कोई कंडीशन है क्या, कैसे किसी सॉलिड को जैसे लिक्विड में डाला वो घुल गया, और कुछ सॉलिड को अगर लिक्विड में डालते वो नहीं घुलता, उसके पीछे क्या रीज़न है। देख रहे क्वेश्चन क्या निकल के आया। आप कितना ही पढ़ के जाइए, लेकिन आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन में फंसेंगे, लेकिन उसका बहुत ईजिली वे में आप निकल भी जाएंगे अगर आप बहुत धैर्य से समझेंगे, आप बिल्कुल भी हाइपर नहीं होंगे। क्लियर है ना। तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कि अगर कोई सॉलिड वहाँ पे डिजॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, सॉल्वेंट में, और कोई सॉलिड जो है लिक्विड में, या जो आपका सॉल्वेंट उसमें डिजॉल्व नहीं हो पा रहा, उससे क्या रीज़न है, क्या कारण है। इसके पीछे 2 रीज़न होते हैं, एक होता है हाइड्रेशन एनर्जी, एक होता है लैटिस एनर्जी। आपने पढ़ा होगा हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी, बस यही सारा रीज़न है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी आपकी ग्रेटर है लैटिस एनर्जी से, तो आपका सॉलिड क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा लिक्विड में। सुन लीजिए, अगर हाइड्रेशन एनर्जी किससे ग्रेटर है, आपका लैटिस एनर्जी से ग्रेटर है, तो आपका सॉलिड उस लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन यदि लैटिस एनर्जी आपका हाइड्रेशन एनर्जी से ग्रेटर है, मीन्स बड़ा है, तो आपका सॉलिड नहीं डिजॉल्व
होगा। देखा है ना आपने, ऐसे अगर आप नमक लेंगे तो क्या लेंगे, अगर आपने नमक मीन सॉल्ट लिया ना, NaCl लिया, आपने उसको क्या वाटर में यानी H2O में क्या कर दिया, घोल दिया, तो क्या होगा, नमक पानी में घुल जाएगा। डेट मीन उसके हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए नमक पानी में घुल गया। लेकिन भाई आप 1 चम्मच के लिए रेता ले लीजिए, जिसे हम लोग सिलिका बोलते हैं, क्या रेता ले लीजिए, ठीक है, और उस रेते को पानी में डालिए, उसको क्या करिए, डिजॉल्व करिए, क्या वो रेता पानी में घुलेगी, कभी नहीं घुलेगी। आप चाहे उसको कितना बार भी शेक कर लीजिए, नहीं घुलेगी। वो क्या करेगी, थोड़ी देर घूमते रहेगी, फिर बाद में नीचे आके तली में आके वो रेता बैठ जाएगी। क्यों, वहाँ पे लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो गई, किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से, इसलिए वो चीज़ रिजॉल्व नहीं हुई। बस आपको इतना एक्सप्लेन करना था, मीन्स मुझे इतना एक्सप्लेन करना था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और वहाँ पर हमारा ये डेमो भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। डेमो भी क्या हो गया, हमारा फिनिश हो गया। क्लियर है ना। तो बस ये था हमारा क्या PGT केमिस्ट्री इंटरव्यू का। अच्छा 2 दिन लेट इसलिए हो गए, जैसे ही इंटरव्यू फाइनल हुआ मैं बाहर निकला, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स आ गए, तो हम एक शॉर्ट ट्रिप पे चले गए थे। तो कोई मौका ही नहीं मिला बिल्कुल भी मतलब वीडियो शूट करने का घर आके। तो शॉर्ट ट्रिप मैक्सिमम 2 दिन लग गए। तो फिर 2 दिन बाद आज घर पहुंचा हूँ, फ्रेश हो गए, तुरंत वीडियो मैंने क्या कर दिया, शूट करना कर दिया। आज ही इसको क्या कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा। क्लियर ना। तो ये था मेरा PGT केमिस्ट्री का इंटरव्यू, जो किस पे था, आपका CBSE और ICSE बोर्ड से रिलेटेड था। और जो आपका UP PGT की वैकेंसी आ चुकी है, आपने देख ही लिया होगा नोटिफिकेशन, तो उसके बारे में जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी बातें क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। क्योंकि अगर आप लाइफ में मीन्स फ्यूचर में कभी भी क्या करते हैं, आर्मी वेलफेयर के स्कूल्स को टारगेट करते हैं, TGT और PGT दोनों के लिए, तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मस्ट होना चाहिए, मतलब अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि आप इंटरव्यू में क्या इफेक्ट तभी पड़ेगा जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई करके आओगे। अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका इंटरव्यू में एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, प्रदर्शन जिसे बोलते हैं ना, हाँ ठीक है, ख़राब हो जाएगा। क्लियर, मीन्स आपको तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको ये 3 टॉपिक अच्छे से आने चाहिए। और आने वाले समय क्या डिजिटल का ज़माना, ये 3 टॉपिक तो बहुत आने ही चाहिए सभी को, ठीक है। और मैं भी कोशिश करूंगा MS Excel पे काफ़ी वर्क करने की, और जो मेरी कमियां हैं इस पर उसको मैं दूर करूंगा काफ़ी प्रैक्टिस करके। क्लियर है। बाकी इंटरव्यू डेमो डॉक्यूमेंट सब कुछ हो गया। इसके बाद अच्छा इंटरव्यू फिनिश हुआ, गुड विश हुई, मैं बाहर चला आया, ठीक है। बस ये था हमारा क्या PGT केमिस्ट्री इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और कुछ अच्छी जानकारी मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। नॉलेजेबल वीडियो है, किसी को कुछ जानकारी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए PGT केमिस्ट्री की क्या UP PGT में वैकेंसी आ चुकी है, वैकेंसी बहुत कम आई है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हम अपना प्रयास जारी रखेंगे और कुछ नए टॉपिक के साथ क्या करेंगे, एक अच्छा सेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।